जय हिंद फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का ज्योग्राफी। हम लोगों ने पिछले क्लास में ज्योग्राफी के कई सारे चैप्टर को पढ़ लिया है। आज जो है वो क्लास 11 का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसी का जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक चैप्टर है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, है ना। ये 7 या 8 चैप्टर है जो आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर है जो लैंड फॉर्म है ना, लैंड फॉर्म एंड इट्स इवोल्यूशन। तो सबसे पहले जानेंगे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है। ये सब कुछ मेन टर्म है जो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इसको हम लोग तुरंत इसको अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और खत्म करेंगे। मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं ऐसा भी यूट्यूब चैनल को। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, देखिए एक है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। देखिए, प्रोसेस का मतलब होता है एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया है मतलब यहाँ पे कुछ चलेगा। क्या चलेगा? तो जियोमॉर्फिक, जियो का मतलब होता है अर्थ, भूमि, है ना। और मॉर्फिक का मतलब होता है कि काफी ज्यादा यहाँ पे चेंजेस, काफी ज्यादा चेंजेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रक्रिया होता है जो पृथ्वी पर होता है, जिसके कारण से पृथ्वी पर और पृथ्वी के अंदर काफी सारे शेप जो है वो चेंजेस देखने को हमको मिलते हैं। ये क्या होता है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से, यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है इसी के वजह से क्या होता है कि काफी सारा चेंजेस किस तरीके से, शेप आकृति जो होता है पृथ्वी का, वो हमको चेंज देखने को मिलता है। आप कैसे समझेंगे? जैसे हम लोग कभी पर्वत देख लेते हैं, पहाड़ देखते हैं, मिट्टी का कहीं कहीं ऊंचा स्थान देखते हैं, पठार देखते हैं, है ना। फिर से आपका कभी ऊंचा रहता है तो वो वाला चीज वहां से कटते जाता है और कट कर करके और वो प्लेन हो जाता है। फिर मट्टी आगे जा करके डिपॉजिट हो जाता है ना। तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने समझा कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस है क्या। जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है ना, एक ऐसा प्रक्रिया है जहां पे पृथ्वी पे काफी सारे कुछ एक्टिविटीज होते हैं, कुछ ऐसे प्रक्रियाएं होती है जिसके कारण से पृथ्वी का जो शेप यानी जो आकार है वो बदलते रहता है। कभी अब आकार किस सेंस से बदलता है हम लोगों ने देखा, और आकार काफी सारी चीजों से बदलता है। चाहे वो नदी हो, अब नदी ऊपर से तेज तेज से दौड़ते हुए आ रही है, तो अब आ रही है तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ जमा है तो ये भी तो एक शेप ही है, एक ऊंचाई शेप है, एक गोला शेप है। अब उधर से नदी आ रहा है, इसको बहा फिर आगे ले गया, तो पहले यहाँ पे ऊंचाई था, अब यहाँ प्लेन हो गया, है ना। तो यही है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो अब हम लोग जानेंगे कि ऐसा कौन कौन सा जियोमॉर्फिक प्रक्रियाएं हैं, ऐसे कौन कौन से हैं जिसके कारण से ये सारे चेंज देखने को मिलते हैं। पर्वत पहाड़ टूटते रहता है, बनते रहता है ना, गड्ढा होते रहता है ना। तो देखेंगे कौन कौन सा ऐसा प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए तो ये चीज जान के अच्छा, जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है दो तरीके का होता है। मतलब जो भी प्रक्रियाएं होती है जिसके कारण से जो चीज भी टूटता फूटता है, पृथ्वी का शेप बदलता है, वो दो तरीके से होता है। एक होता है एंडोजेनिक 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 प्रोसेस, एक होता है एक्सोजेनिक। देखिए अब एंडो का एक होता है एंडोजेनिक, होता है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक का मतलब इंडो अंदर वाला, अंदर जो प्रोसेस हो रहा है एंडोजेनिक प्रोसेस। और एक्सोजेनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक मतलब ये हो गया ऊपर के लिए, ये हो गया ऊपर के लिए, ये हो गया अंदर के लिए। यानी अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बाहर, मतलब सरफेस पे जो भी शेप चेंजेस हो रहा है, जो भी शेप चेंजेस हो रहा है ना, वो किसके कारण हो रहा है? वो हो रहा है एक्सोजेनिक के कारण, ऊपर एक्सोजेनिक के कारण। और इंडोजेनिक जो अंदर में बदलाव कर रहा है उसको क्या हो गया? वो आपका एक्सोजेनिक होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे
पारा हम लोग एक एक करके देखते हैं कि एंडोजेनिक एक्सोजेनिक होता क्या है। ठीक है, देखिए चलिए यहीं पे देखते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले देखते हैं एंडोजेनिक। एंडोजेनिक देखिए, एंडोजेनिक मतलब पृथ्वी के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के कारण अंदर का, पृथ्वी के अंदर का जो शेप है ना, शेप वो चेंज हो जाता है। उसके कारण से भी क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। अब चाहे अंदर, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं, जैसे जैसे मान लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक। हम लोगों ने पिछला क्लास पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट लगातार मूवमेंट कर रहा है, प्लेट का लगातार क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अब अगर ये दोनों प्लेट पृथ्वी के अंदर अंदर मूवमेंट करेगा, कन्वर्जन करेगा आपस में, तो क्या होगा, ये टूटेगा, डिस्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस चीज का पहले यहाँ पे खाली था, स्पेस खाली था, अब दोनों टकरा गया, टकराने के पश्चात क्या हो गया कि प्लेट यहाँ पर टूटा, धसा, है ना। तो क्या हो गया कि शेप, अंदर का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। किसके कारण से, प्लेट टेक्टोनिक कारण से, पहला। सेकेंड चीज अगर हम बात करें एंडोजेनिक का बात करें, तो देखिए जैसे वोल्केनिक, क्या था, वोल्केनो। वोल्केनो क्या है, एक एंडोजेनिक प्रोसेस के अंदर आता है। एंडोजेनिक प्रोसेस कौन अंदर आता है, वोल्केनो आता है। वोल्केनो में क्या होता है कि जब वोल्केनो एक्टिविटीज होता है, तो उस एक्टिविटीज में पृथ्वी के अंदर से जो भी मैग्मा या लावा होता है वो बाहर की ओर निकलता है। तो जब बाहर की ओर निकलता है तो इसके कारण से भी शेप क्या होता है, चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, जब अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है तो ऊपर जाकर करके और ठोस सॉलिड बन जाता है। तो जो पहले एक प्लेन था, अब ऊपर में क्या हो गया, एक सॉलिड पहाड़ का जैसा हो गया। तो शेप चेंज हुआ, पहले प्लेन था, अब यहाँ पे सॉलिड आ गया। तो किस कारण से आया, वोल्केनो एक्टिविटी कारण है। तो ये सब क्या आंतरिक था, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट का अंदर अंदर से मूवमेंट करना, उस कारण से यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। और साथ वोल्केनो भी हुआ, अंदर ही हुआ, पर उसका प्रभाव क्या हो गया कि हमको बाहर देखने को मिला, वहां पे शेप चेंज कर दिया। अब आते हैं एक्सोजेनिक में। एक्सोजेनिक क्या होता है, ठीक है, देखिए एक्सोजेनिक में क्या होता है कि ये एक एक्सोजेनिक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें बाहर का चीज क्या होता है कि टूटता फूटता है। बाहर का चीज क्या होता है, टूटता है, ब्रेक होता है बाहर का चीज, एक्सोजेनिक फोर्स के कारण। इंडोजेनिक फोर्स के कारण क्या देखें हम लोग कि अंदर का चीज जो है वो कारण बन रहा है शेप चेंजेस का। यहाँ पे बाहर का चीज जो है वो क्या करेगा, ऊपर में जो शेप होगा उसको तोड़ेगा, उसको बनाएगा। जैसे एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन कौन सा है, एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन कौन सा है, तो इसको इसमें जो आता है वो आपके जैसे वेदरिंग, क्या है, वेदरिंग एक प्रोसेस है, जैसे यहाँ लिखा हुआ वेदरिंग, एरोजन, ये सब पृथ्वी के बाहर बाहर होता है ना। फिर से यहाँ पर डिपोजिशन, क्या है ये, एक्सोजेनिक क्या है, एक्सोजेनिक वैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस है जो पृथ्वी के बाहर दिखाई देने को हमको मिलते हैं। और इस एक्सोजेनिक फोर्स के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के बाहर का जो शेप होता है वो चेंजेस होता है। जैसे में वेदरिंग, इरोजन मतलब क्या होता है, टूटना फूटना, कोई चीज का टूटना फूटना। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पे मिट्टी का ढेला, जैसे मान लीजिए यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, पानी यहाँ से बहते हुए आ रहा है, यहाँ मिट्टी का ऐसे ढेला है, तो ये क्या होता है, कुछ समय बाद पानी जो है इसको बहा कर करके ले जाता है आगे की ओर। तो यहाँ ये मिट्टी का यहाँ पर खत्म हो जाता है और यहाँ लेकर के जमा कर देता है। जो जहाँ पर जमा हो उसको कहते हैं डिपोजिशन, वहाँ पर डिपोजिट हो गया। और जहाँ से हटा तो पहले वहाँ पर ढेला टाइप का था, पहाड़ टाइप का था, वहाँ प्लेन हो गया। तो हिल से क्या बन गया, प्लेन बन गया। हिल से क्या बन गया, प्लेन बन गया। माने हाई से क्या हो गया, प्लेन हो गया। तो शेप चेंजेस हुआ कि नहीं, तो किसके कारण से हुआ, तो यहाँ पर इरोजन हुआ और डिपोजिशन भी हुआ, दो चीज हुआ, है ना। अब हम एक करके देखेंगे कि अभी हम लोगों ने समझा कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है, और जियोमॉर्फिक प्रोसेस कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके से होता है। एक है एंडोजेनिक प्रोसेस के कारण, एक होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस के कारण, ठीक है। एक्सोजेनिक में हम लोगों ने एंडोजेनिक में प्लेट टेक्टोनिक और वोल्केनो किस तरीके से शेप चेंज करता है वो देख लिया है पिछले क्लास में। लेकिन अब हम लोग न्यूज पढ़ेंगे कि वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, ठीक है।
देखिए सबसे पहले देखेंगे वेदरिंग। देखिए वेदरिंग का नाम से ही क्लियर है कि ये कुछ टूटना फूटना है। जिस तरीके से इरोजन होता है उसी तरीके से वेदरिंग होता है। जिस तरीके से इरोजन होता है, इरोजन और वेदरिंग दोनों समान ही होते हैं, बट एक मेजर डिफरेंस है। वेदरिंग में होता क्या है कि यहाँ भी कोई चीज टूटता है, जैसे 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 मान लेते हैं कि पत्थर है यहाँ पे, ये पत्थर है, स्टोन है। ये क्या हो गया कि इस पर बारिश हुआ, इस पर हीट लगा, टेम्परेचर सन का, तो गर्म हुआ। गर्म के कारण क्या हो गया कि फैला, फिर सिकुड़ा, फैला, सिकुड़ा, इस पर पानी बरसा, हवा तेज चला, लगातार इसको क्या हो गया, तो इसका थोड़ा सा पार्ट क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। तो इसी यही सब क्या, इसी को कहते हैं वेदर और इरोजन। टूटना, किसी चीज का टूट जाना, वह टूटना है ना, उसमें उसमें ब्रेकिंग आ जाना, वो क्या है, वेदरिंग या इरोजन करा है। लेकिन डिफरेंसेस क्या है कि जब जब वो उसी जगह पे रहता है, मान लीजिए कि जब उस पदार्थ में ब्रेकिंग आया, जब उस पदार्थ में ब्रेक आया, टूटा, और वो उसी स्थान पे है, तो वो क्या करता है, वेदरिंग कराता है। लेकिन जब वो टूट कर करके और किसी माध्यम से आगे की ओर जाता है और कहीं जाकर के जमा हो जाता है, उसको कहते हैं इरोजन। क्या कहते हैं उसको, इरोजन। यानी इरोजन मूवमेंट को दिखाता है। किसको दिखाता है, मूव को दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है। कौन, इरोजन। कि टूटा बट किसी माध्यम से, वो माध्यम क्या हो सकता है, हवा हो सकता है, वो माध्यम पानी हो सकता है ना, उसके माध्यम से क्या हो गया कि ये आगे की ओर डिपॉजिट हो गया, तो उसको क्या कहें, इरोजन। क्या कहें उसको, इरोजन कहें। लेकिन वेदरिंग में क्या होता है, वेदरिंग में मटेरियल जो है वहीं पे टूटता है, वहीं पे क्या होता है, वहीं पे ब्रेक होता है, वहीं पे क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक होता कैसे है, या तो उसको टेम्परेचर लगातार इसको मिल रहा है, तो टेम्परेचर मिलने के कारण क्या होता है, कोई मटेरियल फैलता है, जो फैल रहा है, फिर ठंडा हो रहा है, फिर क्या ठंडा हो रहा है, फिर सिकुड़ रहा है, तो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। साथ ही साथ इस पर मान लीजिए कि हवा का लगातार इस पर प्रभाव है, हवा का इसका लगातार इस पर प्रभाव है, तेजी से हवा इसको बढ़ रहा है, पानी का इस पर प्रभाव है, पानी का इस पर प्रभाव है, पानी का इस पर प्रभाव है ना। तो इस कारण से क्या होता है कि ये अपने ही जगह पे कमजोर हो जाता है, पहले के मुकाबले में अपने ही जगह पे क्या हो जाता है, ये कमजोर हो जाता है और टूटने का कंडीशन में आ जाता है। तो मतलब जितना इसके अंदर बहुत पहले पावर था, मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स थे वो जितने स्ट्रॉन्ग से पकड़े हुए थे, अब इसको मॉलिक्यूल क्या हो गया, धीरे धीरे फैल गया है। तो फैलने से क्या हो गया, ये ढीला हो गया, ढीला होने से अब इसके पास बहुत ज्यादा एबिलिटी है कि टूट जाएगा। इसको कहते हैं वेदरिंग। ये आग उसी जगह पे, इसको कहते हैं वेदरिंग जो होता है वो इन सीटू होता है। क्या होता है, इन सीटू, है ना। ये होता है एक्स सीटू। जब उसी जगह पे हुए तो इन सीटू, और जब सारा चीज हो करके और किसी माध्यम से बह गया वो चीज, तो उसको कहते हैं इरोजन कहते हैं, ठीक है। और जब इरोजन होगा, जिस जगह पे इरोजन होगा तो वो कहीं ना कहीं जाकर के डिपॉजिट होगा, इसको कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन, मतलब जमाव होना, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने आराम से समझा कि वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है ना। इस चीज हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं। देखिए जब हम एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करते हैं, जब हम एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस में क्या क्या देखा हम लोगों ने देखा वेदरिंग, हम लोगों ने देखा इरोजन, ठीक है। तो इसके कारण से हो क्या रहा है, देखिए एक्सोजेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेदरिंग है, ये इरोजन है। तो देखिए जब भी ये चीज प्रक्रिया हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है चाहे इरोजन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज का,
यानी कोई भी मटेरियल ब्रेक हो रहा है तो सबसे ज्यादा किस चीज का इंपॉर्टेंस है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है टेम्परेचर का। किसका टेम्परेचर का। यानी और टेम्परेचर का एकमात्र माध्यम सबसे बड़ा क्या है? सन है। क्या है? सन है, सूरज है। ठीक है, यानी एक्सोजेनिक प्रोसेस जो भी होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? टेम्परेचर का। और टेम्परेचर में भी किसका एकमात्र स्रोत क्या है? सन है, सूरज है। यही एक बहुत बड़ा स्रोत है ऊर्जा का, जिसके कारण से कोई भी चीज क्या होता है? कोई भी चीज हीट हो रहा है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो यहाँ पे मिट्टी हो, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, वो सारा चीज क्या होता है? वो हीट होता है। और जब हीट होता है तो वो क्या होता है? जब जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो चीज क्या होता है? फैलता है। वो क्या होता है? फैलता है। अब जैसे ही फैला तो उसका मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आ गया? स्पेस आ गया। अब फैला, फिर सिकुड़ा, फिर फैला, फिर सिकुड़ा, तो उसमें क्या होता है कि अनबैलेंस हो जाता है। और जब अनबैलेंस होता है तो वहीं से टूटने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वहीं पर क्या हो गया कि वो उस चीज का जो पहले जैसा वैल्यू था, जो स्ट्रांगनेस था उसमें, वो कम जाता है। अब वह टूटने की कगार पे आने लगता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है? टेम्परेचर का है, सन का है। तो पहला चीज समझे कि एक्सोजेनिक में कि वेदरिंग हो चाहे इरोजन हो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। दूसरा चीज क्या होता है? देखिए, अब मान लीजिए कि ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये पूरा गर्म हो गया, ये गर्म हो गया, गर्म होने के बाद फैल गया, सिकुड़ा, फैला, सिकुड़ा, इसका कमजोर हो गया। अब कमजोर हो गया तो अब यहां से कोई चीज मूव कब करेगा? कोई चीज मूव कब करेगा? कोई चीज मूव कब करेगा? यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जैसे ऊपर में है तो उसको इसको नीचे की ओर आना है, इसको टूटेगा तो नीचे की ओर आएगा। तो दूसरा चीज जो होता है वो होता है ग्रेविटी। क्या होता है? ग्रेविटी। जो हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं या ग्रेविटी कहते हैं, वो उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, इस ग्रेविटी का क्या कारण होता है? जैसे देखिए, ये चीज था, ये जब जब सन कारण यहाँ पर टूटा फूटा हुआ, कमजोर हुआ, कमजोर होने के पश्चात यहाँ टूट गया। लेकिन जब पानी का माध्यम से, हवा का माध्यम से टूटा, तो टूटने के पश्चात ये क्या होगा? नीचे की ओर आया। कहाँ है? नीचे की ओर आया। मतलब यहाँ पे प्लेन है तो क्या हुआ? नीचे की ओर गिरा, नीचे की ओर गिरा। तो नीचे की ओर गिरा तो इसको कौन इसको मदद किया? तो ग्रेविटी किया। कौन मदद किया? ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी क्या करता है कि डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन देता है किसी भी चीज को। और दूसरा चीज, इस मटेरियल को जमीन से क्या किया हुआ है? सटाए हुए है। क्या किया हुआ है? सटाए हुए है, एकदम प्लेन में क्या किए हुए? रखे हुए। ठीक है, यानी ग्रेविटी जो है और डायरेक्शन देता है, साथ ही साथ स्ट्रेस पैदा करता है। क्या पैदा करता है? स्ट्रेस पैदा करता है। ग्रेविटी क्या करता है? डायरेक्शन देता है कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे गया तो ये किसी न किसी डायरेक्शन में तो जाएगा, तो अब एक नीचे ही आएगा। तो ग्रेविटी क्या डायरेक्शन दिया, और साथ ही साथ स्ट्रेस देता है। स्ट्रेस कहने का मतलब कि इसको जमीन से जोड़े रखता है, नीचे की ओर प्रेशर देता है। तो देखिए, एक स्ट्रेस के भी कारण इस मटेरियल में क्या आएगा? ब्रेकनेस आएगा कि नहीं आएगा? ब्रेक आएगा कि नहीं आएगा? ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये किसके कारण से? इस ग्रेविटी कारण। क्यों? ग्रेविटी क्या होता है? पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर, अपने केंद्र की ओर खींचता है, चाहे कोई भी चीज हो। तो यहाँ पर इस पृथ्वी पे उपस्थित एक यहाँ पे क्या है? पत्थर है। तो इस पर क्या है? ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रहा है। तो जब नीचे की ओर खींच रहा है तो स्ट्रेस इस पर लग रहा है ना? इस कारण से मतलब इसके पास क्या होता है कि एक तो टेम्परेचर से टूटा, और उसको कमजोर कौन कर दिया? तो ग्रेविटी कर दिया। ग्रेविटी स्ट्रेस डाल करके उसको कमजोर किया और नीचे की ओर सटा करके रखा। साथ ही साथ टूटने का पश्चात वो क्या किया? उसको डायरेक्शन दिया। ठीक है, कौन? ग्रेविटी। आगे देखते हैं। चलिए एक चीज देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट होता है स्लोप का। किसका? स्लोप का। एक सेकेंड। टेम्परेचर, एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है वो एक्टिव कब होते हैं? तो पहला टेम्परेचर, जब टेम्परेचर होता है सन की उपस्थिति में, वो पदार्थ कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि उस पदार्थ को नीचे की ओर खींचता है। जब नीचे की ओर खींचता है तो एक इस पर स्ट्रेस आता है। जब स्ट्रेस आता है, यानी स्ट्रेस क्या तरह का? फोर्स ही है। जब फोर्स लगता है तो ये हल्का सा उस पर क्रैक वाला इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। साथ ही साथ जब ग्रेविटी ये टूट गया
टूट गया तो टूटने के पश्चात नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर आता है तो डायरेक्शन देता है। और इसमें जो तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। स्लोप का होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि अगर स्लोप नहीं रहेगा तो कोई भी चीज जो है वो टूटने के पश्चात नीचे की ओर स्लोप अगर मान लीजिए नहीं रहता है तो क्या होता है कि एक्सोजेनिक फोर्सेस ऑलवेज वर्क इन स्लोप और ग्रेडियंट। यानी एक्सोजेनिक फोर्स तो ठीक है यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, लेकिन ये नीचे का कब आएगा? तो एक तरह का यहाँ पर स्लोप अगर होगा, स्लोप का मतलब होता है कि एक तरह से यहाँ इस तरीके का डायरेक्शन, इस तरीके का डायरेक्शन स्लोप है ना, मतलब झुकाव, उस तरीके का झुकाव। जब झुकाव होगा तब ना ऊपर से कुछ नीचे की ओर ढलेगा। ग्रेविटी ठीक है, ग्रेविटी उसको डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन मान लीजिए इस तरीके का रहेगा और यहाँ पर ऐसे टूटा हुआ है तो टूट करके तो यहीं पर आ जाएगा। ये जब जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक पत्थर है, मान लीजिए ये पत्थर है, ठीक है, तो अगर अगर ये जो पत्थर है यहाँ पे इस तरीके से है तो मान लीजिए इसमें इसे पूरा ब्रेकनेस आ गया है, टूट गया है, तो टूटने के बाद इस तरह इसी तरीके से है। और ग्रेविटी क्या कर नीचे की ओर कर रहा है और डायरेक्शन ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कब आएगा? जब इसको स्लोप मिलेगा तब तो डायरेक्शन आएगा। नीचे की ओर गिर गया, ग्रेविटी ठीक है उसको नीचे की ओर ले जा रहा है, बट उसको डायरेक्शन मिल गया, लेकिन डायरेक्शन देने में मदद कौन किया? स्लोप किया। कौन किया? स्लोप। तो ये जानना जरूरी है कि एक्सोजेनिक फोर्सेस में टेम्परेचर, ग्रेविटी और स्लोप का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसी के बाद हम लोग कुछ चीजें जो डिस्कशन करते हैं, जैसे एक है, अब एक देख लेते हैं मास मूवमेंट। क्या है? एक मास मूवमेंट। मास मूवमेंट देखेंगे, है ना, ये क्या है? देखिए, जैसे अक्सर हम लोग बर्फीले क्षेत्र में देखते हैं कि जब बर्फ का तूफान आता है तो बर्फ जो है, जैसे बर्फ छोड़िए, आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखा होगा, तो बाहुबली मूवी में जब वो नाव से पहाड़ी पर रहता है और उसका पीछे जो है वो काफी ज्यादा बर्फ का एक बहुत ज्यादा बहुत विशाल टूट करके वो नीचे की ओर गिरता हुआ आता है, तो वो बोट से, नाव से वो क्या करता है? आगे की ओर भागता है स्लाइडिंग करके। तो जो उसका पीछे रहता है वो क्या रहता है? वो मास मूवमेंट है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? अवलांचे कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अवलांचे। यानी बर्फ का जब मूवमेंट होता है पूरे भारी मात्रा में, उसको क्या कहते हैं? अवलांचे कहते हैं। तो वो क्या एक तरीके से मास मूवमेंट है। क्या एक तरीके से मास मूवमेंट है। मास मूवमेंट का मतलब कि एक बहुत बड़ा सरफेस जो है वो टूट करके और एकदम स्लाइड हो गया है। एक है कि यहाँ पे पत्थर है, पत्थर का ऊपर हिस्सा टूट गया और नीचे गिर गया, लेकिन एक होता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट का मतलब होता है कि ये जो पूरा सरफेस है ना, ये पूरा सरफेस से भाग गया आगे की ओर, सरफेस से टूट गया, खत्म हो गया आगे की ओर। जैसे कहीं कहीं लैंड स्लाइड होता है, तो जब लैंड स्लाइड होता है तो क्या होता है कि बड़ा बड़ा पत्थर, चट्टान जो है पहाड़ी पर सरकते हुए नीचे की ओर गिरता है, तो एक बहुत बड़ा चीज गिरता है, तो उसको क्या कहते हैं? मास मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, देखिए। अच्छा, अब ये मास मूवमेंट जो हो रहा है, मास मूवमेंट हुआ, मान लेते हैं कि ये पहाड़ है, ये क्या है आपका? पहाड़ है, ये आपका पहाड़ है। अब पहाड़ है, अब एक यहाँ पे एक प्लेन जगह है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ऊंचा वाला कोई चीज है, यहाँ पे कोई चीज है, पत्थर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एक पत्थर है, यहाँ पे एक पत्थर है, यहाँ एक पूरा पत्थर है, ठीक है, यहाँ एक पूरा। जब मान लेते हैं कि इसमें मास मूवमेंट अगर होगा किसी तरीके से, क्या हो गया? किसी तरीके से क्या हो गया कि इसका जो वेट है, वेट करने का मतलब जो यहाँ पे इसको पकड़े हुए, जो स्ट्रेस है ग्रेविटी का, जो यहाँ ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींचा हुआ है कि आप तुम यहीं पर हो, तुम यहीं पर रहो। अगर किसी कारण से ये जो यहाँ पे स्लीपेज आ जाता है, क्या आता है? स्लीप आ जाता है। क्या आ जाता है? स्लीप आ जाता है। सपोज करिए कि किसी तरीके से यहाँ पानी आ गया, पानी आने के पश्चात क्या आ गया? ये स्लीप कर गया, और यहाँ पे पहले से टेम्परेचर का प्रभाव था, स्ट्रेस था, है ना, किसी तरीके से था, ये क्या हो गया कि ब्रेकिंग तो पहले ही से था, और किसी तरीके से स्लीपेज आया तो ये क्या हो गया कि या इसको अब मूवमेंट करना चाहिए था, पर ये मूवमेंट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है? बहुत ही कम है। स्लोप यहाँ पे क्या है? कम है। स्लोप यहाँ पे क्या है? कम है। और साथ ही साथ ग्रेविटी इस पर काफी ज्यादा नीचे की ओर क्या कर रहा है? नीचे की ओर इसको क्या कर रहा है? इसको
नीचे की ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये अपनी स्थिति पर क्या है, पोजीशन पे ही है। और इसको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। डायरेक्शन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि स्लोप यहाँ पे, स्लोप क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्लोप नहीं बन पा रहा है, इस कारण से डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है ना। तो ग्रेविटी का इस पर पूरा क्या बिजोड़ है। लेकिन तो ये क्या होगा, यहाँ पर मास मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर स्लोप भी है ना, और ग्रेविटी का प्रभाव इसमें सबसे ज्यादा है, मास है ना, और यहाँ पर स्लिपेज भी आ गया है। तो जैसे ही ये चीज टूटेगा, पूरा का पूरा जब नीचे की ओर आएगा, पूरा का पूरा नीचे की ओर आएगा, तो इसी को कहते हैं मास मूवमेंट की। एक बहुत बड़ा मास जो है वो क्या कर रहा है, वो नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है। और इस मूवमेंट कराने में सबसे ज्यादा मदद किसका होता है, सबसे ज्यादा मदद होता है ग्रेविटी का। किसका मदद होता है, ग्रेविटी का। क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो ये मास जो मूवमेंट है वो नीचे की ओर उसको खींच करके लाएगा ही नहीं। अगर ग्रेविटी नहीं होगा, मास मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, ग्रेविटी है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, ग्रेविटी है। ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि क्या स्लोप इंपॉर्टेंट नहीं है मास मूवमेंट के लिए, क्या स्लोप इंपॉर्टेंट नहीं है। कहेंगे कि क्या जो यहाँ मास मूवमेंट हो रहा है, क्या इसके लिए स्लोप इंपॉर्टेंट नहीं। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग भी यहाँ हो, सब चीज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर वेदरिंग भी हुआ है, यहाँ पे इरोजन भी हुआ है ना, यहाँ पर टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव क्या है, ग्रेविटी का है। और स्लोप का इंपॉर्टेंस भी है, स्लोप सहायता किया है। देखिए, ग्रेविटी का इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ग्रेविटी जो है क्या कर रहा है, किसी चीज को नीचे की ओर खींच रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, और उस पर स्ट्रेस डाले हुए कि तुम वहीं पर चिपके रहो, और साथ ही साथ उसको नीचे की ओर खींच रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। दो चीज काम कर रहा है, ठीक है, दो चीज काम कर रहा है। एक तो नीचे की ओर तुम रहो, नीचे की तुम रहो, तुमको खींचे रहेंगे, तुम यहीं पर रहो, यहीं पर रहो, यहीं पर रहो। लेकिन ये रह नहीं पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है। इसको स्लोप जो है, इसको क्या कर रहा है, डिगमिगा दे रहा है। स्लोप जो है वो डिगमिगा दे रहा है। ये ग्रेविटी कारण यही रहना चाह रहा है, ग्रेविटी के कारण यही रहना चाह रहा है। लेकिन स्लोप के कारण क्या हो रहा है, ये नीचे की ओर मूव करेगा। अब नीचे की ओर मूव क्यों करेगा, तेजी से। अब मान लीजिए कि पूरा बेडवे यहां से हिल गया, ग्रेविटी जो है यहाँ पे काम नहीं किया। अगर मान लीजिए ग्रेविटी काम नहीं किया तो ये तो पूरा बेड ही क्या हो जाएगा, नीचे की ओर ढल जाएगा, पूरा यहाँ से खत्म होकर नीचे पूरा गिर जाएगा। ये समझे। स्लोप क्या किया, इसको खाली ढला रहा है। स्लोप क्या ढला रहा है, तो हो सके ढला रहा है तो ये ऊपर का पार्ट इसका ढले, और ऊपर का पार्ट इसका नीचे क्यों ढले। लेकिन पूरा का पूरा जमीन यहाँ से खिसक जाए, ये कब होगा, पूरा का पूरा जमीन यहाँ पे खिसक जाए, ये कब होगा, ये तब होगा जब यहाँ का जो ग्रेविटी है, यहाँ का जो लैंड है, जो इसको चिपका के नीचे के रखा हुआ है, वो पूरे तरीके से कमजोर हो जाए। ग्रेविटी यहाँ पे आ जाए, कमजोर हो जाए। और जब कमजोर हो जाए, यहाँ पे आ जाए, कमजोर हो जाए। अब यहाँ पर ये नहीं रख पा रहा है। जब नहीं रख पा रहा है तो साथ साथ नीचे का क्या कर लेगा, खींच लेगा, पूरा बेड़े के वहीं खींच लेगा। तो मास मूवमेंट के लिए क्या जरूरी है, ग्रेविटी जरूरी है। एक सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इसी मास मूवमेंट में दो चीज होता है। एक होता है अवलांचे, जो हम लोगों ने देखा कि कहाँ होता है, बर्फीले क्षेत्रों में होता है। और आप लोग एक चीज होता है, जैसे एक पॉल होता है, पॉल हम लोग देखे हैं। पॉल मट्टी में क्या होता है, गड़ा हुआ रहता है। मट्टी में क्या रहता है, गड़ा हुआ रहता है। पॉल जो है मट्टी में क्या रहता है, गड़ा हुआ रहता है। ये मट्टी है, मान ये मट्टी है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो पॉल है, ये क्या होता है, ये हमको कभी कभी ये गिरा हुआ हमको नजर आता है। कभी ये गिर जाता है, ये क्या होता है, गिर जाता है। इस तरह से ये गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मिट्टी जो पहले यहाँ पे था, इसको जकड़े हुए था, जो मिट्टी जो इसको पहले यहाँ पे जकड़े हुए था, वो धीरे धीरे मट्टी क्या हो गया कि पानी के बहाव के कारण यहाँ से मट्टी क्या हो गया, आगे की ओर बढ़ता चला गया, आगे की ओर बढ़ गया, मट्टी क्या हो गया, कम गया। और जब कम गया, इसका मतलब क्या, बहुत धीरे धीरे यहाँ का मट्टी क्या हटा है, धीरे धीरे क्या हुआ, मट्टी हटा है। और जब मट्टी हटा है तो ये पौधा क्या नीचे गिर गया, क्योंकि कमजोर हो गया। इसको आप खड़ा नहीं कोई रख पा रहा है। इसी को कहते हैं क्रीप। क्या कहते हैं, क्रीप हो जाना। क्या होता है, क्रीप हो जाना। जब पॉल गिरता है धीरे धीरे,
तो क्या कहलाता है, क्रीप कहलाता है। लेकिन जब वही मास मूवमेंट बहुत ही बड़े स्तर पे होता है, बहुत भयानक तरीके से होता है, उसको क्या कहते हैं, अवलांचे कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अवलांचे कहते हैं, मड कहते हैं, बहुत स्पीड में होता है। तो याद रखना है कि बॉल का गिरना क्या है, क्रीप है, वो स्लो होता है। क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, उसको क्रीप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। स्लो होता है, क्रीप कहते हैं। लेकिन जब बहुत रैपिड होता है तो उसको क्या कहते हैं, अवलांचे कहते हैं, उसको मड मड कहते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज समझ गए हम लोगों ने। अब चलते हैं आगे। मास मूवमेंट याद रखना है, ग्रेविटी इसका मेन फोर्स है, ग्रेविटी ही इसको ललकारता है कि चलो एकदम एकदम बेडवे के एकदम नीचे की ओर खिसका देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वेदरिंग में। वेदरिंग क्या करता है, एक एक्सोजेनिक प्रोसेस में वेदरिंग आता है। वेदरिंग किसी भी मटेरियल को उसके उसी की जगह पे क्या होता है, वो कमजोर हो जाता है। कमजोर किस कारण से होता है, सन के प्रभाव के कारण, है ना। पूरा टेम्परेचर हाई हाई ज़्यादा ये होता है, तो उसको उस जगह पे क्या होता है, वो चीज मटेरियल कमजोर हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, वेदरिंग दो तरीके का होता है, एक होता है फिजिकल वेदरिंग, मतलब एक होता है फिजिकल वेदरिंग, एक होता है केमिकल वेदरिंग। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से कौन फिजिकल है कौन केमिकल। देखिए सबसे ये फिजिकल और केमिकल, दोनों चीज याद कर लेना कि वेदरिंग जो होता है, जो वेदरिंग वो मटेरियल का वेदरिंग हो रहा है ना, तो उसका फिजिकल वेदरिंग भी होता है और केमिकल केमिकल के कारण भी होता है। जैसे देखिए पहला चीज एक है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन है ना, एक है सॉल्यूशन, कार्बोनेशन। जब 10th में जब दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा जाना जरूरी नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट उतना है नहीं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जब आ जाएगा तो इसी के साथ साथ रिडक्शन भी आ जाएगा। देखिए ये क्या है, ये सारे क्या है, केमिकल वेदरिंग है। अब केमिकल वेदरिंग क्या, देखिए सिंपल सा है, मतलब केमिकल वेदरिंग ये सब होता है, ये सब प्रोसेस जब होता है ना, तो कोई भी मटेरियल अपनी जगह पे क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है और टूटने का कगार पा जाता है। और उसको कमजोर कौन कर देता है, सन कर देता है। और उसको कमजोर कौन कर देता है, तो ग्रेविटी कर देता है। मतलब ये सब तो केमिकल इससे होना ही होना। जैसे जैसे मान लेते हैं कि एक है, जैसे हम लोग जब मिट्टी का घर हुआ करता था, या अभी भी जब कहीं पे चूना का यूज होता है पेंट करने के लिए, तो चूना का ढेला मिलता है, उसको जैसे ही पानी में डालते हैं वो क्या हो जाता है, वो बुझा हुआ चूना होता है, CaO होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जैसे ही उसको पानी में हम लोग डालते हैं तो वो क्या हो जाता है कि जो चूना है वो गल जाता है। क्या होता है, चूना क्या हो जाता है, वो पूरा तरीके से गल जाता है, वो पूरा पूरा क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में वो चूना क्या होता है, वो हो जाता है। तो कैसे हो गया, जैसे ही वो चूना पानी से रिएक्शन किया, यानी अगर मान लेते हैं कि पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर वही चुनवा है जो अंदर में है, लाइम है वो अंदर है। अब यहाँ से पानी जा रहा है, एक्चुअल में हम लोगों ने देखा बाल्टी में जैसा ही चूना घोरे, पत्थर घोरे चूना वाला तो घुल गया। तो वही चीज पृथ्वी के अंदर भी तो होता होगा। मान लीजिए पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के जो अंदर है, ये पृथ्वी है और इसके अंदर यहाँ पे चूना चूना का भंडार है और इससे पानी जा रहा है यहाँ से। तो जब पानी जा रहा है इस सबको तो खा जाएगा ना, इस सबको क्या हो जाएगा, खा जाएगा, सबको खा जाएगा, वो आगे की ओर भाग ले जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो वो खाली किस कारण से हो गया, वो किस कारण से हो गया, वो कमजोर किस कारण से हुआ, वो कमजोर किस कारण से हुआ कि उसमें क्या हो गया कि पानी का अंश चला गया। और जैसा ही पानी का अंश गया, पानी का अंश गया ना किसमें, कार्बोनेशन प्रोसेस में। कार्बोनेशन प्रोसेस में जब वहां पर कार्बोनिक प्रोसेस जब होता है, जैसे आपका CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जो चूना होता है, जैसे ही वो पानी कांटेक्ट में आता है तो उसमें क्या होता है, कार्बोनेशन होता है, हाइड्रेशन होता है, पानी उसमें चला जाता है। जैसे नमक है, नमक जब नमक होता है, नमक सॉरी एक सेकेंड, क्या हो गया कि तो वो पानी जो है वो उस चूना से क्या करता है
रिएक्शन करता है, उसके अंदर क्या करता है, रिएक्शन करता है, और रिएक्शन कर करके उसको क्या करता है, कमजोर कर देता है। यानी केमिकली उसको क्या करता है, बॉन्ड, जो केमिकली बॉन्ड था, पहले तो चूना था, बहुत कड़ा था। अब जैसे ही पानी अंदर गया, अंदर रिएक्शन किया और उसको क्या कर दिया, उसके मॉलिक्यूल्स को कमजोर कर दिया। जब कमजोर कर दिया तो सब क्या कर, ढीला हो गया। जो ढीला हो गया सब पानी में घुल गया। तो कैसे हो गया, केमिकली चेंज हुआ तब ना। पहले उसका चूना का जो गुण था वो कड़ा था, सब जब नजदीक नजदीक था उसका पार्टिकल्स, लेकिन जैसे ही पानी गया सब पानी पार्टिकल्स को दूर कर दिया। मैंने उसको पूरा केमिकली उसका चेंज हो गया, है ना। अब मान लेते हैं कि बहुत बिजोड़ में पानी आया, तो पानी उसको बहा करके ले जाएगा, तो वो इरोजन कहा जाएगा। लेकिन इसमें कार्बोनेशन, फिजिकल वेदरिंग का जो कार्बोनेशन था वो केमिकल वेदरिंग तो हुआ, उसी जगह पे उसको कमजोर तो किया। तो क्या था वो, कार्बोनेशन था। अब आते हैं एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे हम लोग देखते होंगे कि जैसे कोई लोहा का सामान है, वो क्या हो जाता है, वो धीरे 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 टूटते रहता है। धीरे धीरे उस पर क्या होता है कि काला कलर का, ब्राउन कलर का, ग्रे कलर का उस पर क्या होता है कि परत चढ़ते रहता है। किस कारण से, क्योंकि जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसका कलर क्या होता है, वो चेंज होने लगता है, ग्रे होने लगता है, वो टूटने लगता है। ठीक है, तो कैसे हुआ, जब उसमें ऑक्सीडेशन हुआ तब तो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ तब तो वो चीज उसमें स्टार्ट हुआ, वो टूटने लगा, उस जगह टूटने लगा। तो क्या हुआ, केमिकल के कारण हुआ। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन का, बात करते हैं, तो देखिए, जब भी वाटर और एसिड मिक्स होता है मटेरियल के साथ, तो मटेरियल क्या होता है, वो डिटेरियोरेट हो जाता है ना। क्या बोले कि सॉल्यूशन में था, सॉल्यूशन का नाम से लग रहा है कि सॉल्यूशन हो गया, उसका पूरा घुल गया। कैसे घुल गया, तो जैसे ही पानी और एसिड मतलब अम्ल, वही कड़ा चीज, जब जैसा ही किसी पदार्थ के कांटेक्ट में आता है, क्या करता है, उस मटेरियल का पूरा प्रकृति ही चेंज कर देता है, पूरा केमिकल उसमें क्या होता है, चेंजिंग आ जाता है। जैसे नमक है ना, और पानी है। जब नमक पानी मिलता है तो क्या हो जाता है, नमक पूरे तरीके से घुल जाता है ना, घुल जाता है। तो नमक पहले सॉलिड था, वो किस में बदल गया, सॉलिड था, किस में बदल गया, वो लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो उसका वेदरिंग तो हुआ कि नहीं हुआ, उसका टूटा कि नहीं टूटा, पहले सॉलिड था वो लिक्विड में हो गया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो चीज देखे, कार्बोनेशन में हम लोगों ने देखा, है ना। अच्छा, जब एक चीज याद रखना है कि जब भी किसी चीज का ऑक्सीडेशन होगा, जब भी किसी मटेरियल का ऑक्सीडेशन होगा, तो उसका कलर हो जाता है RYB, रेड। या तो रेड हो जाएगा, या तो येलो हो जाएगा, या तो ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राउन। रेड येलो ब्राउन, रेड येलो ब्राउन। ब्राउन तो हम लोग जानते हैं, जब ऑक्सीडेशन होता है कोई चीज का, जब लोहा पर जंग लगता है तो कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। तो दो चीज, और ब्राउन का है बड़ा भाई, क्या रेड है, रेड तरह के हो जाता है। इस याद रखना है कि येलो क्या हो जाता है, येलो भी हो जाता है। ठीक है, यानी जब ऑक्सीडेशन होता है किसी भी मटेरियल का, जब किसी भी मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन जाकर के जुड़ता है किसी मटेरियल से, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन। तो सबको जानता है ब्राउन भूरा हो जाता है। तो जब ब्राउन हुआ तो ब्राउन से रिलेटेड ही क्या होता है, रेड कलर का होता है। और उसके बाद क्या होता है, येलो कलर हो जाता है। लेकिन जब रिडक्शन होता है, जब ऑक्सीजन किसी चीज से हटता है, किसी चीज से ऑक्सीजन हटता है ना, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर हो जाता है ब्लू। क्या हो जाता है, ब्लू और ग्रीन। क्या हो जाता है, ब्लू और ग्रीन हो जाता है। ठीक है, ब्लू और ग्रीन हो जाता है, ब्लू और ग्रीन हो जाता है, ब्लू और ग्रीन हो जाता है। कौन सा, जब रिडक्शन होता है तो ब्लू और ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये किस में देखें हम लोग, केमिकल में देखें। और फिजिकल वेदरिंग में क्या देखना है, फिजिकल वेदरिंग में हमको क्या देखना है, इसमें देखिए, फिजिकल वेदरिंग मतलब इस फिजिकल के कारण, फिजिकल वेदरिंग कारण कैसे टूटेगा। जैसे देखिए, लोड अनलोड, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, लोड अनलोड से ही रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्शन, है ना, एक्सपैंड। थर्ड चीज
टेम्परेचर जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे टेम्परेचर, ये सब क्या फिजिकली वेदरिंग है। जैसे जब मान लीजिए कि सन का इस पत्थर पे पड़ेगा ये चीज, तो टेम्परेचर जब उसको पड़ेगा तो टेम्परेचर तो उसको क्या गर्म करेगा, गर्म करने के बाद जो उसको मॉलिक्यूल था उस मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बढ़ा देगा, है ना, बीच का स्पेस बढ़ा देगा, जिस कारण से फैल जाएगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, तब जाके इसमें ब्रेकनेस आता है। तो किसमें आता है वो फिजिकल वेदरिंग। केमिकल मतलब उसका पूरा अंदर का चीज ही बदल गया, पूरा दूसरा चीजें बदल गया। नमक था, सॉलिड था, इसमें बदल गया, किसमें, पानी में बदल गया। कैल्शियम ऑक्साइड था, चूना पत्थर था, वो पूरा तरीके से घुल गया। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, ये उसको फिजिकली डैमेज करता है, फिजिकली उसको डैमेज करता है ना, ये चीज यहाँ पे। जैसे लोड और अनलोड, जैसे मान लेते हैं किसी चीज पे जब हम लोड रखेंगे, जब किसी चीज पर लोड रखेंगे तो क्या होगा, वो नीचे की ओर दबेगा तो क्या होगा, दबने से क्या होगा कि जितने भी उसके अंदर के पार्टिकल्स थे वो और सिकुड़ेंगे, फिर लोड को हटा दिया जाएगा तो वो क्या होगा, फैलेगा, फिर डालोगे सिकुड़ेगा, फिर हटाएंगे तो फैलेगा। तो क्या होगा, लोड और अनलोड हो गया। तो इस कारण से क्या होता है, उसमें हम जानते हैं कि हटा बार बार तो उसमें क्या होता है, ब्रेक जो एक कोलैप्स होने का कारण बनता है, ब्रेकिंग आ जाता है, उसमें एक उसमें क्या आ जाता है, क्रैक आने का चांस रहता है, किसमें, इस लोड और अनलोड में। एक तरीके से क्या फिजिकल वेदरिंग है, उसमें देख रहा है कि टूटेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपैंड, वही टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेम्परेचर का। एक चीज याद रखना है इसमें, यही पूछता है इसमें फिजिकल वेदरिंग में। साल्ट वेदरिंग क्या होता है, साल्ट वेदरिंग, इससे से क्वेश्चन आता है कि साल्ट वेदरिंग क्या है, फिजिकल है या केमिकल है, इनमें से कौन केमिकल वेदरिंग है, और उसमें दे देगा आपको साल्ट वेदरिंग, है ना, और लगेगा कि साल्ट वेदरिंग भी केमिकल वेदरिंग है, नहीं है। साल्ट वेदरिंग जो है वो फिजिकल वेदरिंग है। फिजिकल वेदरिंग कैसे है कि देखिए, जब मान लेते हैं कोई चट्टान है और चट्टान में है, मान लेते हैं कि क्या चट्टान है और चट्टान जो है वो समुद्री इलाका वाला है, तो जब पानी धीरे धीरे वो चट्टान जो है जब पानी को अपने अंदर सोखता है, समुद्र वाला पानी को अपने अंदर सोखा, सोखने से क्या हुआ कि उसके अंदर क्या चला गया, पानी चला गया उसके पत्थर के अंदर, और जब पत्थर के अंदर पानी चला गया तो नमक भी तो साथ गया। अब जब पूरा ये धूप हुआ, पूरा टेम्परेचर बढ़ा सन का, तो पानी तो भाप बन के ऊपर उड़ गया, लेकिन वो जो नमक का अंश था वो उसी के अंदर रह गया, उसी के अंदर रह गया कि नहीं रह गया। अब जब उसके अंदर रह गया तो उसके अंदर स्पेस बनाया, नमक अंदर गया, नमक तो कुछ किया, अंदर जाकर के कुछ चेंजेस किया बहुत बड़ा, क्या अंदर के चीजों को बदल दिया, जिस तरीके से पानी नमक के साथ कर रहा था, साथ ही साथ पानी जो था वो कैल्शियम ऑक्साइड कर रहा था, सॉलिड था, उसको एकदम लिक्विड में बदल दिया, पूरा उसको खा गया, खत्म कर दिया, उसको एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया। यहाँ तो नमक, पानी अंदर गया, पानी उड़ गया, नमक उसके अंदर रह गया, और जब नमक अंदर आ गया तो बीच बीच में स्पेस बना देगा कि नमक अपना जगह ले लेगा, नमक अपना जगह ले लेगा तो उससे क्या होगा कि उसमें गैप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उसमें गैप आ जाएगा, है ना। तो उस नमक का कारण गैप आ गया, फैलेगा, है ना, गैप आ गया तो हल्का से क्या होगा, उसमें फैलेगा, है ना, फैलेगा, फिर नमक मान लीजिए बाहर निकल गया, फिर सिकुड़ेगा। तो साल्ट वेदरिंग क्या होता है, एक फिजिकल वेदरिंग होता है, ठीक है, इस चीज हमको याद रखना है। रिडक्शन के कारण कौन सा कलर होता है, रिडक्शन के कारण कौन सा कलर होता है, ब्लू 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 ग्रीन, रिडक्शन के कारण ब्लू ग्रीन, रिडक्शन के कारण ब्लू ग्रीन। जब किसी चीज से ऑक्सीजन हटता है तो उसका कलर ब्लू या ग्रीन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन किसी चीज से लगता है तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है, क्या होता है, ब्राउन ब्राउन, जब ब्राउन हो गया तो उसका भाई रेड रेड रेड, और रेड के बाद येलो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक देखते हैं इरोजन। इरोजन में क्या देखें कि यहाँ पे वेदरिंग होगा, इरोजन में क्या देखें कि यहाँ वेदरिंग होगा, टूटेगा मटेरियल, और टूटने के पश्चात आगे की ओर जाएगा, आगे की ओर जाएगा, ठीक है। तो आगे की ओर जाने के लिए क्या चाहिए, इसको पानी चाहिए, हवा चाहिए, आगे की ओर ले जाएगा। यानी अगर पानी और हवा अगर कमजोर रहा, धीरे धीरे चला, थोड़ी जाएगा, जब तक इसको गति नहीं रहेगा, ये दोनों चीजों में क्या ये जा पाएगा, नहीं। तो इरोजन के लिए क्या चाहिए, इरोजन के लिए कौन सा
पावर चाहिए, इरोजन के लिए चाहिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, 1/2 mv² चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर 3 चीज हमको याद रखना है। पहला कि जब मास मूवमेंट होगा, जब बहुत बड़ा मात्रा में वेट ही खिसक जाएगा, तो वेट क्या खिसकेगा, जब ग्रेविटी फोर्स उस पर अप्लाई होगा, ग्रेविटी जब पूरे तरीके से उस पर भारी पड़ जाएगा ग्रेविटी, तो पूरे बेड़े को नीचे की ओर खिसकने लगेगा। तो कौन फोर्स है, ग्रेविटी, याद रखना है। दूसरा एरोजन, जब एरोजन होता है किसी भी मटेरियल का, तो एरोजन का लक्षण है कि वो टूटेगा और टूट करके आगे की ओर बहेगा, और आगे की ओर बहाने के लिए कौन ले जाएगा, पानी चाहे हवा, अब आगे जाकर डिपॉजिट करेगा। किसको, इसको क्या, कौन सा फोर्स चाहिए, इसको चाहिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज वेदरिंग, क्या है वेदरिंग, क्या वेदरिंग में काइनेटिक एनर्जी चाहिए, नहीं, वेदरिंग में तो इन सीटू प्रोसेस है, वहीं पे जहां पर टूटा, वहीं पे जहां पे है वहीं पे वो टूटता है। तो वेदरिंग में काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, हमको एरोजन में चाहिए, ठीक है। तो वेदरिंग में क्या चाहिए, वेदरिंग में क्या होता है कि वहीं पे टूटता है, तो जब टूटता है तो एक तो टेम्परेचर चाहिए, इस पे वहीं पे टूटने के लिए टेम्परेचर चाहिए, सब में चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट फोर्स टेम्परेचर चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेविटेशन भी चाहिए, इसमें ये ग्रेविटेशन भी चाहिए इसमें, है ना, क्या चाहिए इसमें, ग्रेविटेशन चाहिए, ग्रेविटी चाहिए इसमें, ग्रेविटी चाहिए इसमें भी, वेदरिंग में भी, तब तो टूटेगा अपने ही जगह पे। और साथ ही साथ इसमें इसमें और क्या चाहिए, बस ये याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं, ये चीज याद रखना, मास मूवमेंट में ग्रेविटी, अब इरोजन में काइनेटिक एनर्जी। एक चीज बच गया, देखिए एक होता है लैंड स्लाइड, बस मास मूवमेंट जो लोग पढ़े ना, वो यहाँ पे क्या लैंड स्लाइड है, लैंड स्लाइड मतलब क्या, मतलब सीधा सिंपल है, एक बहुत बड़े लैंड का जो भूभाग है, चाहे वो भूभाग पर्वत पहाड़ का है, पहाड़ पर जो उपस्थित भूमि है, जो लैंड है, पहाड़ का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो अपने साथ पूरे तरीके से नीचे की ओर ढल जाए, मतलब लैंड स्लाइड का मतलब होता है कि एक लार्ज मूवमेंट ऑफ डेब्रिस, लार्ज मूवमेंट ऑफ डेब्रिस, है ना, वो क्या कहलाता है, लैंड स्लाइड कहलाता है, लार्ज मूवमेंट ऑफ डेब्रिस लैंड स्लाइड कहलाता है, ठीक है। अच्छा, लैंड स्लाइड आपको दो जगह देखने को मिलेगा, एक जगह मिलेगा हिमालय वाला रीजन में, एक मिलेगा वेस्टर्न घाट वाला रीजन में। देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में कि क्या कारण है वेस्टर्न घाट में जो लैंड स्लाइड होता है, हिमालय में क्या कारण है। देखिए हिमालय में तो नेचुरल रीजन है, कारण क्या है, पहला यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट जो टेक्टोनिक है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि हिमालय में क्यों हमेशा भूकंप आता रहता है, लैंड स्लाइड होता रहा है, टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक कारण है। हिमालय में जो लैंड स्लाइड होता है उसको क्या कारण है, प्लेट टेक्टोनिक है ना। यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक है, यहाँ पे प्लेट का कन्वर्जन जोन है, क्या है, कन्वर्जन जोन है, इस कारण से यहाँ पे कन्वर्जन कारण क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, इस कारण से लैंड स्लाइड होता है। तीसरा चीज, जो हिमालय है वो एक फोल्डेड माउंटेन है, कैसा माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन। जब फोल्डेड माउंटेन होता है उसका मतलब होता है कि वो अभी बन रहा है, हमेशा ऊपर की ओर ऐसे उठते रहता है, उस कारण से यहाँ पे हिमालय स्लाइड होता है। चौथा कारण क्या है, और क्या कारण हो सकता है, अच्छा वेस्टर्न घाट में क्या है, वेस्टर्न घाट जो है ना बहुत ज्यादा सॉलिड है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड है, और गोंडवाना लैंड बहुत पुराना है, जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ था तब से ये गोंडवाना लैंड है, सबसे पुराना है, ये सबसे ज्यादा सॉलिड है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब यहाँ पे किस कारण से लैंड स्लाइड होता है, तो यहाँ पे होता है मानव कारण, ठीक है ना, मानव क्या होता है, मानव क्या करता है, पहला चीज एटॉमिक परीक्षण, ब्रिज बनाना, तीसरा चीज
माइनिंग करना, माइनिंग। चौथा चीज बम्बार्डेड से बम्बार्डेड कर कर करके और माइंस करना। उस कारण से क्या होता है कि वो जो पहाड़ है वो क्या होता है, पूरा उसमें वाइब्रेशन आ जाता है, और जब वाइब्रेशन आ जाता है तो क्या होता है, वो वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक तरह ये भी है कि वेस्टर्न घाट हम लोग जानते हैं, वेस्टर्न घाट हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा मानसून का जो वर्षा होता है वो वेस्टर्न घाट पे होता है, यानी कम समय में, कम समय में, सबसे बड़ा अंतर है कम समय में भारी वर्षा, कम समय में भारी वर्षा। इस कारण से लैंडस्लाइड यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, वही कारण है उसमें। ठीक है, कम समय में भारी वर्षा। ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल, मट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखिए। आप देखिए, हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, देखिए कैसे फॉर्मेशन उसका होता है वो देखिए। अब जान गए, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कोई भी बड़ा बड़ा मटेरियल कैसे कैसे टूट रहा है, कैसे वेदरिंग से, इरोजन से, मास मूवमेंट से, और वो टूट कर करके नीचे की ओर जा रहा है। और जब नीचे की ओर जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो टूट जाएगा छोटा छोटा पार्टिकल्स में। छोटा एक बड़ा यहाँ पे पार्टिकल्स था, ये टूट करके जब नीचे की ओर गया तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गया, ये यहाँ पे जमा हो गया। ये क्या हो गया, प्लेन में क्या है, एक मट्टी का रूप यहाँ पे, मट्टी का यहाँ पे एक रूप ले लिया। जब पानी इससे बहा तो पानी एक मिट्टी का रूप यहाँ पे ले लिया। ये सॉइल है क्या, सॉइल है क्या, ये रॉक का ही, रॉक जो एक हार्ड स्ट्रक्चर था उसी का बहुत ही फाइनेस्ट स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉइल कहलाते हैं। सॉइल जो होते हैं वो फर्टिलिटी उसका काफी ज्यादा होता है। अब ज्यादा होता है ये भी डिपेंड करता है किस तरीके का। मान लेते हैं कि ये जो था वो बालुई पत्थर था, जब टूटेगा तो यहाँ जो मिट्टी बनेगा वो बालू वाला मिट्टी होगा, थोड़ी फर्टाइल होगा, वो रेगिस्तान हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मिट्टी है वो पत्थर है, वो मान लेते हैं कि एलुवियल सॉइल वाला, एलुवियल चट्टान का यहाँ पे कोई पत्थर बन करके बहुत स्ट्रांग हो गया है। अब वो टूटेगा तो अब एलुवियल सॉइल बनेगा, तो जरूर मिट्टी बनेगा, वो कितना उपजाऊ है पता ही है। तो सॉइल जो बनता है वो इसी तरीके से बनता है, बड़ा बड़ा चट्टान है वो टूटता है, टूट करके बहुत ही फाइन मटेरियल में बन जाता है, उस पर से पानी क्रॉस करता है, पानी उसको तोड़ता है, हवा उसको तोड़ता है, मनुष्य उस पर से पार होता है, टूटते रहता है ना। फिर टेम्परेचर भी उसको और उसको छोटा फैला करके और उसको छोटा कर देता है। तो सारा चीज इस बड़े वाला का पर प्रभाव पड़ कर करके ये छोटे छोटे पार्ट में ये टूटता है ना। जो वेदरिंग एरोजन सब हम लोग पढ़े उसमें। अब वही चीज क्या करता है, मिट्टी का निर्माण करता है। तो मिट्टी जो यहाँ बनेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि ये कैसा है, यानी ये कैसा पत्थर है, ये पैरेंट रॉक्स, इसको कहते हैं पैरेंट रॉक। यानी मिट्टी कैसा बनेगा वो किस पर डिपेंड करता है, पहला चीज वो डिपेंड करेगा पैरेंट रॉक्स, कि इसका जो जन्मदाता रॉक है जिस चीज से ये बना वो कैसा है। अब मान लेते हैं जैसे अभी बताए हम कि मान लेते हैं ये पत्थर जो है वो आपका बहुत बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा है। कड़ा कहने का मतलब कि आप ले लीजिए इसको संगमरमर है ना, मार्बल्स है ना। फिर कर लेते हैं बड़ा बड़ा जो बलुआ बलुआ पत्थर है। अब वो टूटेगा तो बालू का निर्माण करेगा, बालू वाला मिट्टी का निर्माण करेगा, तो उपजाऊ होगा नहीं होगा। अगर वही चीज बहुत ही फाइन वाला, फाइन बहुत ही एकदम ढीला ढाला पत्थर है, ज्यादा कम माने कमजोर पत्थर है ना, तो वो जब टूटेगा तो उसमें उसका जो फर्टिलिटी होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, है ना। तो पैरेंट रॉक कैसा है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा चीज, ये जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी यहाँ पे गया, यहाँ से तो यहाँ चला गया, वो डिपेंड करेगा कि सॉइल जो है, मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, मतलब सॉइल बनने में कौन कौन सा फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। तो दूसरा चीज क्या बोलेंगे, क्लाइमेट। क्या है, क्लाइमेट। अब देखिए क्लाइमेट, अब कितना भी पैरेंट रॉक अच्छा है, एलुवियल सॉइल वाला है, कितना भी अच्छा है, लेकिन अब मान लीजिए कि वो टूट कर करके और बहुत ही मतलब ऊंचाई पे है, हिमालय वाला रीजन, माउंट एवरेस्ट वाला रीजन पे है। अब बताइए वहां पर मिट्टी तो है एलुवियल है, लेकिन वहां पर क्या है, उतना उतना होने के कारण वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा वहां पे, है ना। तो क्या वहां पे क्या उपजाऊ होगा, ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बर्फ बन गया है। तो वो डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है, क्या वो क्लाइमेट बिहार वाला है, जो गंगा नदी का डुबाव है वो वाला रीजन है, या माउंट एवरेस्ट है, उस पर तो डिपेंड करेगा क्लाइमेट। मिट्टी दोनों जगह पत्थर सेम है, जो पत्थर
आपका गंगा वाला रीजन में है ना, एक और वही वाला रीजन मान लेते टूट करके वो माउंट एवरेस्ट वाला पे है, तो कहाँ पर उपजाऊ ज़्यादा होगा? नीचे वाला पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक नेचुरल जो मिट्टी में गुण चाहिए और उस मिट्टी को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, सारा चीज़ वहाँ पे है। और वही मिट्टी वहाँ पर था लेकिन वहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा तरीके से सॉलिड हो चुका है, पूरा ठंडा के कारण, है ना। तो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। दूसरा तीसरा चीज़ डिपेंड किया, पहला पैरेंट रॉक पे। पैरेंट रॉक कैसा है? दूसरा चीज़ वो मिट्टी कहाँ पे गिरा है, हाई अल्टी मतलब ये क्लाइमेट कैसा है, वहाँ ठंडा क्लाइमेट है, गर्म क्लाइमेट है, कैसा क्लाइमेट है ना। अगर ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट रहेगा तो अंदर में जितना भी चीज़ होगा तो वो गल नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए कि ठंडा है, उस पर पत्ती गिरा तो वो पत्ती को क्या करेगा, गला नहीं पाएगा तो ये उपजाऊ नहीं होगा। वही गर्मी वाला रीजन में क्या होगा, गर्म वाला रीजन में, गर्म वाला क्षेत्र में, झारखंड बिहार में, जैसे ही इस पर पत्ती लकड़ी घास फूस गिरेगा तो वो गर्मी के कारण गल करके नीचे की ओर समा जाएगा, तो उपजाऊ हो जाएगा। तो और तीसरा चीज होता है कि टोपोग्राफी। क्या होता है? टोपोग्राफी कि किस ऊंचाई पे है, किस ऊंचाई पे। ये तो क्लाइमेट था कि गर्मी है कि ठंडा है कि बरसात वाला क्षेत्र में है। अब एक है टोपोग्राफी की ऊंचाई कैसा है। अब ऊंचाई का नहीं मतलब कि एक आप लोगों ने सुने होंगे टाइगा और टुंड्रा, ये दोनों ही ऊंचाई है। लेकिन टाइगा जो होता है उसको बर्फ क्षेत्र का सदाबहार कहा जाता है, टाइगा को। एक होता है टुंड्रा। टुंड्रा जो होता है वो उस पर खाली बर्फ ही बर्फ होता है, तो वहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं जन्मता है। लेकिन उसे थोड़ा सा ऊंचाई में क्या है, टाइगा है, उसको बर्फीले क्षेत्रों का सदाबहार कहा जाता है। किसको? टाइगा को। तो वो डिपेंड करता है कि टोपोग्राफी कैसा है। अगर ज्यादा वो रहेगा तो उपजाऊ नहीं रहेगा, अगर कम रहेगा तो अच्छा तरीके से वहां पे मट्टी जो है वो बैठ पाएगा, अच्छे तरीके से उसमें पानी रह पाएगा लंबे समय तक। उसमें अच्छे तरीके से क्या होगा कि उसमें टेम्परेचर टेम्परेचर जैसे जितना नीचे रहेगा तो गर्मी नीचे है ना, जितना नीचे रहेगा तो गर्मी नीचे रहेगा। तो जितना गर्मी रहेगा उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा कि ह्यूमिडिटी जो है वो बनेगा। कैसे बनेगा? जब आसपास का मटेरियल उसमें जाएगा, है ना, तो उस तरीके से क्या होगा, उसको एक तरीके से ह्यूमिडिटी क्या रहेगा, बनाए रखेगा। टोपोग्राफी को डिपेंड करता है। और चौथा चीज होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। चौथा चीज क्या होता है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी का कहने का मतलब है कि उसमें कितना ह्यूमस है। ह्यूमस कहने का मतलब कि उसमें कितने समय तक उसमें कितना ह्यूमस है, उसमें कितना जो है मतलब उस मिट्टी में अर्थवॉर्म को उपस्थिति है, केचुआ का उपस्थिति है। ये सारा चीज डिपेंड करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है कि वो सॉइल कैसा बनेगा। क्या उस मिट्टी में केचुआ है? क्या उस मिट्टी में कोई ऐसा जीव है जो उस चीज को और एकदम फाइन कर दे? जो जितना फाइन होगा वो उतना अच्छा मिट्टी होगा, है ना। साथ ही साथ टाइमिंग। क्या है? टाइमिंग कि इस मिट्टी को बनने में कितना टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है ना। जितना टाइम रहेगा उतना अच्छा मिट्टी होगा, है ना। तो ये सब चीज क्या है, सॉइल फॉर्मेशन में डिपेंड करता है। ये चीज हम लोगों ने इसको जान लिया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसा भी यूट्यूब चैनल को। ओके, सो थैंक यू।